नमस्कार दोस्तों आज बात करने करेंगे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट था 2014 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इशू ऑर्डर पारित किए थे। आज उसके बारे में बात करेंगे। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो जजमेंट है वो रिलेटेड है उन केसेस से जो 498 ए आईपीसी के होते थे, जिनमें जो है एलिगेशंस लगते थे डोमेस्टिक वायलेशंस के और घरेलू हिंसा के और फिजिकली और मेंटली क्रूरटी के। ठीक है ना। जो फैमिली होती थी, जो लड़की की जो फैमिली, जो ससुर वाली फैमिली होती थी, उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगते थे, ये केस जो है उसके रिगार्डिंग है। एक कई बार दोस्तों क्या होता है, जो कानून होता है उसका वायलेशन भी हमारे द्वारा ही किया जाता है, यानी उसका मिसयूज जो है उस समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जबकि जो ये कानून बनाए जाते हैं, ये उनके उत्थान के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार इनका जो है मिसयूज भी होता है। तो उस मिसयूज को रोकने के लिए अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक्स्ट्रा जो जजमेंट है वो इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 2014 को किया। इसमें क्या डायरेक्शन दी गई थी दोस्तों, क्या गाइडलाइंस दी गई थी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन जो मुद्दा था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो केस है ये शादी के रिगार्डिंग है। जब वाइफ के साथ कोई क्रूरटी करता है, उसका हस्बैंड, उसके ससुर, उसकी सास, तो ये जजमेंट जो है एप्लीकेबल होता है। अब इस जजमेंट में बताया गया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एक्यूज्ड को या उसकी फैमिली को कैसे अरेस्ट करेंगे, और अरेस्ट करेंगे तो उनका प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है ना। और उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, वो सारी गाइडलाइंस इनमें बताया गया है। इसमें जो बताया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है 498 ए आईपीसी के जो केसेस हैं, ठीक है, उसमें वाइफ का जो हरासमेंट किया जाता है पति द्वारा और उसके रिलेटिव द्वारा, ठीक है, तब 400 धारा 498 ए एप्लीकेबल होती है, जो कि कॉग्निजेबल है, यानी संज्ञेय है और नॉन बेलेबल है, जिसकी बेल कोर्ट द्वारा दी जाती है, लेकिन कोर्ट को ठीक लगेगा तो। ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया गया है, और जो गाइडलाइंस है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है सेक्शन 41 सीआरपीसी, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकती है। Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person। किसी भी व्यक्ति को पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है, सिवाय किसके, वो बात करेंगे इसमें, जिसमें लगे कि भाई रीजनेबल कंप्लेंट है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उसके खिलाफ है, या रीजनेबल डाउट है उसके खिलाफ। ठीक है। क्या, किस चीज का डाउट, क्या उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, और जिसकी सजा 7 साल से कम की नहीं है, उससे अधिक की है, तो पुलिस जो है विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट जो है अरेस्ट कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसमें बात करते हैं द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अब ये जो सेकंड पॉइंट में जो पावर दी गई है वो पुलिस को दे दी गई है। वो क्या पावर दी गई है, क्या जो पुलिस है ना, उसकी सेटिस्फेक्शन पे, उसकी सेटिस्फेक्शन पे जो है अरेस्ट करेगी, अगर उसको लगता है क्या उस बंदे की अरेस्ट करना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज वो जो है लॉ का वायलेशन करेगा। ठीक है। अब जो इसमें प्रोविजो डाला गया है, वो प्रोविजो क्या है, इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन, रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। इसमें पुलिस को ये भी पावर दे दी कि अगर वो अरेस्ट नहीं करना चाहता तो रिटर्न में जो है अपने रीजन मेंशन करेगा, जो उनका जीवनी ऑर्डर होगा, कि भाई मैं इसलिए उसको अरेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है, वो मेरे बुलाने से आ जाएगा। यानी यहाँ पे दोनों तरह की पुलिस को पावर दे दी। पुलिस चाहे तो अरेस्ट कर ले, पुलिस चाहे तो उसको अरेस्ट ना करे। ठीक है। ये अब बात करते हैं जो इसमें
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीयरेंस के रिगार्डिंग 41 सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत डाला गया, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। जैसे ही पुलिस ऑफिसर नोटिस इशू करेगा तो क्या प्रोसीजर किया जाएगा? द पुलिस ऑफिसर शैल in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of subsection 1 of section 41 issue a notice, यानी पुलिस ऑफिसर shall issue notice, ठीक है, किसको? डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट दी गई है। क्या भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेंट दी गई है, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और हमें बताएं क्या मैटर है, क्या चीज है, ठीक है। इसमें जो है पुलिस ऑफिसर जो है नोटिस इशू करेगा। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों इसमें, वेयर सच ए नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। यदि उसको नोटिस इशू किया गया है तो अब उस बंदे की ड्यूटी बन जाती है जिसको नोटिस इशू हुआ है, क्या वो पुलिस उस ऑर्डर की कंप्लायंस करे, उस नोटिस की कंप्लायंस करे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ले एज सुन एज पॉसिबल। नाउ थर्ड पॉइंट इज वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। इसमें क्या कहता है दोस्तों, अगर वो जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है और पुलिस ऑफिसर द्वारा बताई गई सभी कंडीशंस को फॉलो करता है एज पर लॉ, तो जो है वो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और उसमें बताएगा कि भाई हाँ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर रहा है। कुल मिला के अगर वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन में अपनी भागीदारी निभाएगा तो उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, यदि वो व्यक्ति जिसको नोटिस दिया गया है वो कंडीशंस और टर्म्स जो है कंप्लाई नहीं करता, ठीक है, या उससे बचता है, तो पुलिस क्या करेगी? द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस। पुलिस ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट कर लेगा जो धाराएं नोटिस में मेंशन की गई है, ठीक है। अब फर्दर मैंडेट्स दैट इफ सच एन एक्यूज्ड कंप्लाइज विद द टर्म्स ऑफ नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, यदि वो उसको फॉलो करता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये था अगला। अब क्या है, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू इंस्ट्रक्ट इट्स पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट। अब जो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी वो मेन ये है, क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है ना इंस्ट्रक्ट डायरेक्शन देगी अपने पुलिस अधिकारियों को कि भाई ऑटोमेटिकली अरेस्ट मत करो, कि कंप्लेंट दे दी लड़की ने, क्या भाई मेरे सास ससुर ने, ननद नंदोई ने या उनके बच्चों ने मुझे मेंटली हरास किया है, तो उनको ऑटोमेटिक आप अरेस्ट नहीं करोगे। एलिगेशन बेशक हो लेकिन आप उनको अरेस्ट नहीं करोगे जब तक ये फॉलोइंग पैरामीटर्स जो है आप फॉलो नहीं कर लेते, ठीक है। वो पैरामीटर्स क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो ऑल पुलिस ऑफिसर्स बी प्रोवाइडेड विद ए चेकलिस्ट कंटेनिंग स्पेसिफाइड सब क्लाउजेस अंडर सेक्शन 41 क्लाउज 1 सब क्लाउज बी का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। यानी द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द चेकलिस्ट डू duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest while forwarding producing the accused before the magistrate for further detention। क्या भाई जो चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट क्या होती है? 41B(2) में मेंशन किया गया है, क्या भाई जो है एक्यूज जो है भाग सकता है, एक्यूज जो है विटनेसेस को विटनेसेस पर प्रेशर बढ़ा सकता है या एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए चेक लिस्ट जो है फाइल की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मजिस्ट्रेट व्हाइल ऑथोराइजिंग डिटेंशन ऑफ द एक्यूज शैल pursue the report furnishing by the police officer in terms aforesaid and only after recording its satisfaction the magistrate will authorize detention, ठीक है ना। अब लगता है कि भाई रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट while authorizing detention of the accused, अब जो है मैजिस्ट्रेट को डिटेंशन के रिगार्डिंग परसू रिपोर्ट फर्निश की जाएगी उस पुलिस अधिकारी द्वारा, क्या भाई मैं सेटिस्फाई हूं या नहीं हूं, ठीक है। देन द डिसीजन नॉट टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड, अगर वो उसको अरेस्ट करना चाहता है तो बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस, यानी 2 हफ्ते यानी 14 डेज
14 डेज यानी 2 हफ्ते मेंशन है, 14 डेज अलग हो गए, 2 वीक्स अलग हो गए, एज पर लीगल जो टर्म है ना, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, यानी 14 दिन, 7 दूनी 14 या 2 वीक्स। और कॉपी मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाएगी, और जो है एक कॉपी जो है एसपी साहब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी जाएगी विद रीजंस रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। ठीक है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी बी सर्व्ड ऑन द अक्यूज्ड विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस which may be extended by the superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing। ये जो है जितने भी रीजंस होंगे ना सारे इसमें मेंशन किए जाएंगे। अगर फेल होते हैं इन चीजों में, अगर फेल होते हैं इन चीजों में, विद द डायरेक्शन अफोरसाइड सेल अपार्ट फ्रॉम रेंडरिंग द पुलिस ऑफिसर्स कंसर्न लायबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन। ठीक है, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और कंटेम्प्ट जो है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का वो दोषी होगा। समझ में आई ये बात। अब है ऑथोराइजिंग डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस एज aforesaid by the judicial magistrate concerned shall be liable for departmental action। और जो विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस एज फॉरवर्डेड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंसर्न शैल बी लायबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन, यानी जो मैजिस्ट्रेट होगा उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा बाय द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट। ठीक है ना, तो ये जो डायरेक्शन दी गई है, वी हैज to add that the directions aforesaid shall not only apply to the cases under E 498 केसेस के रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, या ये सेक्शन 4 डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, ये बात करता है द केस इन हैंड बट आल्सो सच केसेस वेयर ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच में बी लेस देन 7 साल से कम के जो ऑफेंसेस हैं चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, ये उन पे भी एप्लीकेबल होगा। जो अनिश वाली अथॉरिटी थी वो था 498 से संबंधित, लेकिन इसमें ये एडिशनल जो बताया गया, जो फैक्ट 498 के थे, लेकिन इसमें बताया गया आपको जो उन ऑफेंसेस में जो है 7 साल के कम से ऑफेंसेस हैं उसमें आपको डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात। वी डायरेक्ट ए कॉपी जजमेंट फॉरवर्डेड टू द चीफ सेक्रेटरीज। अब ये जो उसकी बात आ गई कि चीफ सेक्रेटरीज को इसकी कॉपी फॉरवर्ड की जाती है, तो ये जजमेंट दिया गया था, ये चंद्रमौली कुमार प्रसाद द्वारा और पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जो थे, अब न्यायमूर्ति 2 जजेस द्वारा ये दिया गया था 2 जुलाई 2014 को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो अथॉरिटी थी, जजमेंट था, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पसंद आया तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। जय हिंद, जय भारत।